नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए महेश गर्ग और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रेगुलर लीगल अपडेट्स में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीएसटीआर 4 को ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर कैसे फाइल कर सकते हैं। पहले जीएसटीआर 4 क्वार्टरली फाइल हुआ करता था, जिसके बाद सीएमपी 08 क्वार्टरली फाइल होने लगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जीएसटीआर 4 और सीएमपी 08 में क्या डिफरेंसेस हैं, तो हमने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे और साथ ही में आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पोर्टल पर फॉर्म जीएसटीआर 4 कैसे फाइल किया जाता है, ये बताने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा कि ये जो फॉर्म जीएसटीआर 4 है, ये किन किन टैक्स पेयर्स ने फाइल करना है। तो दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर रहे हैं, चाहे ड्यूरिंग द ईयर आपने खुद को रेगुलर में कन्वर्ट क्यों ना करवा लिया हो, तभी भी आपने ये जीएसटीआर 4 को फाइल करना है। इसको फाइल करने की लास्ट डेट फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की 31 अगस्त है, जो ओरिजिनली 30 अप्रैल थी, जिसको बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 कर दिया गया है। इसके अलावा जो क्वेरी मेरे पास आती है, वो ये है कि क्या हमने नील जीएसटीआर 4 भी फाइल करना है। तो दोस्तों, जी हाँ, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में कोई सेल्स नहीं करी है, उसके बावजूद भी आपको नील जीएसटीआर फाइल करना कंपलसरी है। अगर फाइल नहीं करेंगे तो आप पर लेट फीस के कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। इसके अलावा तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कब हम जीएसटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। जीएसटीआर 4 फाइल करने से पहले आप इस चीज़ को इंश्योर कीजिए कि जो भी सीएमपी 08 फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के चारों क्वार्टर्स के हैं, वो आपने ऑलरेडी फाइल कर दिए हों। अगर आपने अभी सीएमपी 08 चारों क्वार्टर्स के फाइल नहीं किए हैं और आप जीएसटीआर 4 फाइल करने की कोशिश करेंगे, तो आप इसको फाइल नहीं कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्म जीएसटीआर 4 पोर्टल पर कैसे फाइल किया जाता है। तो सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करेंगे अपने पीसी पर। यहाँ पर gst.gov.in वेबसाइट ओपन करेंगे। इसके बाद जिस भी एसएससी का आपने रजिस्टर 4 फाइल करना है, उसका आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। कैप्चा कोड एंटर करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में कि अब से जीएसटीआर 4 एनुअली फाइल होगा, तो जीएसटीआर 4 फाइल करने के लिए एनुअल रिटर्न पर क्लिक करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से ही ये एनुअल हुआ है, तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 पर क्लिक करेंगे। जीएसटीआर 4 फाइल करने की लास्ट डेट फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की 31 अगस्त है, जो यहाँ पर शो कर रहा है। ऑनलाइन प्रिपेयर करने के लिए प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। एक्सेल फाइल के थ्रू आप जेसॉन फाइल जनरेट कर कर ऑफलाइन तरीके से फाइल करने के लिए अपलोड जेसॉन पर क्लिक करेंगे। ये फैसिलिटी अभी तक अलाउ नहीं की गई है, तो हम ऑनलाइन ही जीएसटीआर 4 फाइल करेंगे। जीएसटीआर 4 पर क्लिक करने के बाद एक ऐसी स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी। इस स्क्रीन पर हमसे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो भी इससे पिछला फाइनेंशियल ईयर है, जैसे हम 19-20 फाइनेंशियल ईयर के जीएसटीआर 4 फाइल कर रहे हैं, तो इससे पिछला फाइनेंशियल ईयर यानी कि 18-19 की जो भी टर्नओवर है, वो डालने के लिए कह रहा है। यहाँ पर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर हमने एंटर कर दी है। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर पोर्टल ने पिछले साल की टर्नओवर मैन्युअली एंटर करने के लिए कहा है। इससे रिलेटेड जो लॉ है, मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगा। ये फॉर्म जीएसटीआर 4 की इंस्ट्रक्शंस है, जिसमें लिखा हुआ है एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द टैक्स पेयर फॉर द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वुड बी ऑटो पॉपुलेटेड, कि ये जो फिगर होगी टर्नओवर की, वो ऑटोमेटिक पोर्टल द्वारा पॉपुलेट की जाएगी। लेकिन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी ऑटो पॉपुलेशन नहीं हो रही है और हमें मैन्युअली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर को एंटर करना पड़ रहा है। जैसा कि आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में पहले ही बताया था कि नील जीएसटीआर 4 भी आपको फाइल करना कंपलसरी है। अगर आप एक ऐसे टैक्स पेयर की जीएसटीआर 4 फाइल कर रहे हैं जिसने कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं करी है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ पर फाइल नील जीएसटीआर 4 पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपने प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करने के बाद जीएसटीआर 4 को फाइल कर पाएंगे। क्योंकि हम एक ऐसे टैक्स पेयर की जीएसटीआर 4 फाइल कर रहे हैं जिसने ड्यूरिंग द ईयर सेल्स की ट्रांजैक्शन यानी कि आउटवर्ड सप्लाई की ट्रांजैक्शन करी हुई हैं,
इसीलिए यहाँ पर ये ऑप्शन इनेबल नहीं किया गया। अगर हम एक ऐसे टैक्स पेयर की जीएसटीआर 4 फाइल कर रहे हैं जिसकी जीएसटीआर 4 नील की नहीं फाइल होनी है, यानी कि उस टैक्स पेयर ने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 कोई ना कोई सेल्स की ट्रांजैक्शन करी हुई है, उस टैक्स पेयर के केस में हमें डाटा एंटर करने के लिए 7 टेबल्स दिए गए हैं। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन से टेबल में कौन सी डिटेल्स एंटर हुई। सबसे पहले हम टेबल 4A पर क्लिक करेंगे। इस टेबल में हमने नॉर्मल परचेजेस जो होती हैं, जिन परचेजेस पर टैक्स सप्लायर द्वारा लगाकर आया जाता है, यानी कि वो टैक्स पेयर जिनके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है और वो अपने बिल पर जीएसटी चार्ज कर कर हमें अपना सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि वो सप्लायर्स जो रजिस्टर्ड हैं जीएसटी में और उनकी सप्लाईज पर रिवर्स चार्ज भी एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहले हम सप्लायर का जीएसटी एंटर करेंगे। यहाँ पर उस सप्लायर का ट्रेड नेम और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑटोमेटिक पोर्टल द्वारा पॉपुलेट कर दी गई है। अब हमने जो भी डिटेल इस टेबल में एंटर करनी है वो एंटर करनी है सप्लायर वाइज एंड रेट वाइज, यानी कि हमने बिल बाय बिल की डिटेल जो भी मैंने परचेज करी है उसकी बिल बाय बिल डिटेल, जैसे हम जीएसटीआर 1 में सेल्स की बिल बाय बिल डिटेल चढ़ाते हैं वैसे नहीं करना है। हमने एक पर्टिकुलर जीएसटीएन नंबर से जो भी परचेजेस करी हैं उन परचेजेस को रेट वाइज एंटर करना है। जैसे कि सपोज कीजिए ये जो सप्लायर है इससे अगर मैं सिर्फ एक रेट की सप्लाई ले रहा हूँ, सपोज कीजिए 12%, तो यहाँ पर मैं प्लस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर जो भी 12% की टैक्सेबल वैल्यू होगी विदाउट टैक्स, यानी कि बिना टैक्स के जो भी वैल्यू होगी टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर एंटर करूंगा। यहाँ पर रेट 12% सेलेक्ट करूंगा और जो भी टैक्स एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट परचेज है तो यहाँ पर पोर्टल आईजीएसटी की ऑप्शन दिखा रहा है, वो एंटर करूंगा। और अगर मुझे इस सप्लायर से 12% के अलावा 18% या 28% की गुड्स भी रिसीव हो रही हैं, तो मैं यहीं पर प्लस पर क्लिक कर कर दूसरी रो में 28% या 18% जो भी आइटम है उसकी डिटेल्स एंटर करूंगा। तो जैसे कि मुझे इस सप्लायर से 2 रेट की सप्लाई आ रही है, तो उसकी डिटेल्स कैसे एंटर करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने 12% की जो टैक्सेबल वैल्यू है वो यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। और यहाँ पर रेट सेलेक्ट करूंगा मैं। उसके बाद जो भी टैक्स की फिगर है वो ऑटोमेटिक पॉपुलेट होकर आ जाएगी। इसको आप अपने बुक्स के मुताबिक एडिट कर सकते हैं। उसके बाद इस सप्लायर से क्योंकि मुझे 18% की सप्लाई रिसीव हो रही है तो मैं यहाँ पर प्लस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद 18% की जो परचेज की वैल्यू है विदाउट टैक्स उसको एंटर करूंगा। यहाँ पर 18% का रेट सेलेक्ट करूंगा और आईजीएसटी का अमाउंट शो हो रहा है, इसको भी आप अपने बुक्स के मुताबिक एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। इस सप्लायर से हमें जो भी परचेज रिसीव की गई थी हमने रेट वाइज उसको एंटर कर दिया है। इसके बाद अगर आपने किसी और सप्लायर से कोई सामान खरीदा है उसका जीएसटीएन डालकर उसकी परचेज को एंटर करें। यहाँ पर उसका ट्रेड नेम और प्लेस ऑफ सप्लाई आ गई है। ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू एंटर करेंगे। जिस रेट की वो सप्लाई है वो रेट एंटर करेंगे। उसके बाद अगर वो वैल्यू सही है तो सेव पर क्लिक करेंगे। यानी कि इस टेबल में नॉर्मल परचेज सप्लायर वाइज एंड रेट वाइज आपने उसे एंटर करना है। एक सप्लायर से जितने रेट होंगे उतने ही रोज बन जाएंगी, उसको प्लस पर क्लिक करते जाएंगे। उसके अलावा उसके बाद जो भी सप्लायर्स हैं जो भी उनसे जितने भी परचेज होंगे रेट वाइज उसको एंटर कर देंगे, इनवॉइस वाइज एंटर नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरा टेबल है टेबल 4B। इस टेबल में हम रिवर्स चार्ज की सप्लाईज एक ऐसे टैक्स पेयर से एक ऐसे सप्लायर से जो भी हमने सप्लाईज ली हैं जिसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो है लेकिन उसकी सप्लाईज रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है। सपोज कीजिए एक ऐसा ट्रांसपोर्टर जिसने खुद को जीएसटी में रजिस्टर करवा रखा है लेकिन वो टैक्स 12% पर नहीं पे करता,
यानी कि जो भी उससे हमने सप्लाई ली है उस पर हमने 5% का टैक्स जमा करवाना है। तो वो डिटेल्स यहाँ पर एंटर की जाएंगी। इसके बाद इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, इस टेबल में वो परचेजेस एंटर करनी है हमें जो हमने ऐसे सप्लायर्स से करी हैं जिनके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्योंकि हम इस टेबल में अनरजिस्टर्ड सप्लायर की डिटेल्स एंटर कर रहे हैं, तो क्योंकि वो सप्लायर्स अनरजिस्टर्ड हैं तो उनके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर जीएसटी एन की जगह पे हमें सप्लायर्स का पैन एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड और लीगल नेम भी मैन्युअली ही एंटर करना होगा, क्योंकि वो जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर नहीं है तो वो ऑटोमेटिक पॉपुलेट नहीं होकर आ पाए। हमारी इस टैक्स पेयर की वैसे भी कोई परचेज नहीं है तो इस टेबल पे भी कोई डिटेल एंटर नहीं करेंगे। इसके बाद अगर आपने कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट करी हैं जिस पर आपकी रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी थी, वो डिटेल्स यहाँ पर एंटर की जाएंगी। इसके बाद जो भी डिटेल्स आपने CMP 08 में एंटर करी हैं, टेबल 5 में उनकी समरी हमें डिस्प्ले होगी। ये समरी एज इट इज़ ही रहेगी, इसको हम एडिट नहीं कर सकते। तो सपोज कीजिए यहाँ पर सेल्स की फिगर जो आ रही है वो एक्चुअली हमारी बुक्स की फिगर से कम आ रही है और हम ज़्यादा लाइबिलिटी अब डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो उसको कैसे सेट करेंगे ये भी हम अभी देखेंगे। ये टेबल कंप्लीटली नॉन एडिटेबल है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। इसके बाद टेबल 6 है जिसमें हमें टैक्स रेट वाइज इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज डालनी है। इस टेबल के नाम पर मत जाइए दोस्तों, ये टेबल बहुत ही कंफ्यूजिंग है। इसकी जो हेडिंग है वो हमें कंफ्यूज करती है। वास्तव में यहाँ पर हमने कौन सी डिटेल्स डालनी है वो यहाँ से आप क्लियर कर सकेंगे। यहाँ पर डालनी है टैक्स रेट वाइज डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑब्लिक इनवर्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, यानी कि हमें यहाँ पर रेट वाइज डिटेल देनी है आउटवर्ड सप्लाईज की और सिर्फ उन्हीं इनवर्ट सप्लाईज की जिन पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। जी हाँ, सिर्फ इनवर्ट सप्लाईज वो वाली यहाँ पर आएंगी जिन पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। जो हम नॉर्मल परचेजेस हैं वो रेट वाइज हम 4A में ऑलरेडी दे चुके हैं, यहाँ पर वो दोबारा से रिपीट नहीं होगी। और ये टेबल भी जो है इसमें जो इनवर्ट सप्लाईज की फिगर्स हैं वो रिवर्स चार्ज वाली ही आएंगी और वो 4B 4C या 4D में जो डिटेल्स एंटर करी हैं उनसे ऑटोमेटिक पॉपुलेट कर कर ये फिगर्स आएगा। नॉर्मल परचेजेस जो हैं जिन पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है वो डिटेल्स हमें इस टेबल में ना ही शो होंगी। और अगर आपको शो नहीं कर रही हैं और आपको अचानक चंबा हो रहा है कि वो डिटेल्स यहाँ पर नहीं आ रही है, तो ऐसे चंबित मत हुई, वो डिटेल्स यहाँ पर एंटर नहीं करनी है और यहाँ पर आनी भी नहीं चाहिए। उसके बाद हमें रेट वाइज आउटवर्ड सप्लाईज हमें यहाँ पर डालनी है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया था कि CMP 08 वाला जो टेबल 5 है उसको एडिट नहीं कर सकते। तो कई केसेस में टैक्स पेयर्स ने वहाँ पर टैक्स कम जमा कराया है जबकि उनकी बुक्स में जो सेल है वो ज़्यादा है। तो जैसे वहाँ पर हमने 3,63,000 के करीब सेल एंटर करी थी और सपोज कीजिए मेरी सेल 3,70,000 की है, तो मैं यहाँ पर 3,70,000 एंटर करूँगा और जो लाइबिलिटी होगी यहाँ पर 1850 रुपये उसकी लाइबिलिटी निकल कर आ रही है और जो वास्तव में CMP 08 में फाइल किया होगा वो टेबल 5 में आ रहा होगा। तो इसका जो भी डिफरेंस होगा वो हम अब GSTR 4 के थ्रू पे कर सकेंगे। हालांकि जो हमारी केस में सेल थी वो सही फिगर डिक्लेयर की हुई थी और उसका रेट 1% ही था, तो उसको यहाँ पर हम यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रेट्स दिए हुए हैं आउटवर्ड के 0, 1, 2, 5 और 6। जो भी टैक्स पेयर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, उनके केसेस में अगर आइटम 0% की है तो कंपोजिशन में भी उसने उस आइटम पर टैक्स नहीं देना होता, तो इस टेबल पर वो डिटेल्स एंटर होंगी। जो नॉर्मल सप्लायर्स हैं जो कंपोजिशन लेवी में आते हैं, यानी कि ट्रेडर्स या फिर 10% तक सर्विसेज देने वाले, उनके पर 1% का रेट एप्लीकेबल है, तो वो डिटेल्स अपनी टर्नओवर की यहाँ पर एंटर करके चलेंगे। मैन्युफैक्चरर्स को स्टार्टिंग में 2% टैक्स देना होता था, हालांकि फाइनेंशियल ईयर 19-20 में ये 2% का रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। 5% रेस्टोरेंट के केसेस में एप्लीकेबल होगा और 6% उन केसेस में एप्लीकेबल होगा जिन सर्विस प्रोवाइडर्स ने कॉम्पोजिशन स्कीम ली हुई है या फिर एक ऐसे एसएससी ने जिसने मिक्स्ड सप्लाईज कर रहा है, 10% से ज़्यादा अपनी सप्लाई वो सर्विसेज की कर रहा है, यहाँ पर वो 6% का रेट उस एसएससी पर एप्लीकेबल होगा और वो अपनी फिगर यहाँ पर डालकर चलेगा। इसके बाद हमारी कोई भी इनवर्ट सप्लाई ऐसी नहीं है जिस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो, तो वो डिटेल हमने कहीं पर भी 4B या C या D में एंटर नहीं करी है। उसके बाद हम इसको सेव पर क्लिक करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट को गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं और आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, या फिर अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं और उस ई कॉमर्स ऑपरेटर ने आपका टीसीएस कलेक्ट किया है,
तो वो डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिक पॉपुलेट होकर आएंगी। जिस टैक्स पेयर की हम GSTR 4 फाइल कर रहे हैं उस केस में ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इसके कारण ये टेबल नील फिगर्स शो कर रहा है। सातों टेबल्स में डिटेल्स एंटर करने के बाद हमारा GSTR 4 कंप्लीट हो चुका है, जिसको हम प्रोसीड टू फाइल करने के बाद समरी को देख सकते हैं कि हमने इसमें कौन कौन सी फिगर्स डाली हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप समरी को ज़रूर ओपन करें ताकि आप चेक कर सकें कि कोई डिटेल्स गलत तो नहीं डल गई है। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि GSTR 4 एक बार फाइल होने के बाद रिवाइज नहीं किया जा सकता, तो एक बार अपनी डिटेल्स को दोबारा से वेरीफाई कर लें। प्रोसीड टू फाइल क्लिक करने के बाद यहाँ पर टेबल 8 जो हमने एंटर नहीं किया था वो ऑटोमेटिक पॉपुलेट होकर आ रहा है, जिस पर दिखा रहा है कि आपका टैक्स पेबल कितना था, ऑलरेडी टैक्स आप कितना पे कर चुके हो और आपका टैक्स बैलेंस तो पेबल है या रिफंडेबल है। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि अगर हम रेट वाइज लाइबिलिटी में अमाउंट ज़्यादा डिक्लेयर करते थे यानी कि 1850 हो जाता, 1819 ऑलरेडी पेड है, तो यहाँ पर टैक्स पेबल 31 निकलता और उस 31 को पे करने के बाद ही हम अपनी GSTR 4 को फाइल करते। अब जो हमारी डिटेल्स हैं वो सही हैं, इसीलिए प्रोसीड टू फाइल क्लिक करने के बाद ये डिटेल्स आपके को शो हो रही होंगी। क्योंकि ये डिटेल्स सही हैं इसीलिए हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और अब वो टेबल 8 आपको यहाँ पर भी शो कर रहा है, जिसमें आपको कैश लेजर का बैलेंस दिखाई दे रहा है और दिखा रहा है कि आपका रिवर्स चार्ज का कितना टैक्स पेबल है, अदर देन रिवर्स चार्ज कितना पेबल है, ऑलरेडी आप CMP 08 में कितना पे कर चुके हैं। तो कोई बैलेंस मोड पेबल है तो वो आपको यहाँ पर शो करेगा। और अगर आपने पहले सप्लाईज कम दिखाई हुई हैं और आपने अब GSTR 4 में सप्लाईज को इंक्रीज करके टैक्स पेबल निकालना है, तो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट का अमाउंट भी एंटर करना होगा। ये यूजर का इनपुट है, यानी कि हमें खुद को एंटर करना होगा, पोर्टल इसको कैलकुलेट नहीं कर। उसके बाद GSTR 4 को फाइल करने के लिए आई हेयर बाय कंफर्म पर क्लिक करेंगे, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी सिलेक्ट करेंगे और फाइल GSTR 4 पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम डिजिटल सिग्नेचर या EBC के थ्रू GSTR 4 को ऑथेंटिकेट कर चलेंगे। फाइल विद EBC पर क्लिक करेंगे और अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो फाइल विद DSC पर क्लिक करेंगे। जो भी आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर OTP आया है उसको एंटर करेंगे। वैलिडेट OTP पर क्लिक करेंगे। OTP वैलिडेट होने के बाद आपको एक ऐसा मैसेज शो होगा, यानी कि GSTR 4 आपकी फाइल हो चुकी है। तो दोस्तों, ये था आपका वीडियो कि हम GSTR 4 को GST पोर्टल पर कैसे फाइल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आप ऐसी वीडियोस को मिस ना कर सकें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।